अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोग पहली क्लास ले चुके फिजिक्स की, और अब आप मेरे हिसाब से सारे ही आ चुके हैं। There was a slight change in the last moment about the timings, which was previously announced as 1:30 to start the physics class, due to a little overlapping with the college classes at Meritorious जहाँ हम बैठे हुए हैं। So that's why वहाँ के भी बच्चे इसमें मौजूद हैं। थोड़ा सा चेंज करके कुछ अपने कॉलेज की क्लास को अर्ली ख़त्म करा और कुछ आपको वेट करा। एंड नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम इसे इसी अंदाज से एडजस्ट करेंगे ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। ना, अब जो हमारी आज पहली क्लास, और इस क्लास का प्राइम मकसद है कैटेगोरिकली टू प्रिपेयर योर सेल्फ, प्रिपेयर यू गाइस फॉर द आगा खान यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट। अब इस एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन में और उस एम कैट की प्रिपरेशन में जो ऑलरेडी हम कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट फ्यू मंथ, संडे संडे करके, और अब हमने उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा दी है फ्रॉम लास्ट 2 वीक्स, वो है ऑफिशियल एम कैट, जो कि सरकारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सबके लिए बन गया था लास्ट ईयर। बल्कि लास्ट ईयर तो उन्होंने उसे नेशनल लेवल पे करके उसका एक नेशनल कैरिकुलम डाल दिया था, जिसमें फ़ायदा ये हो गया था कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करनी पड़ी थी, बल्कि कुछ चीज़ें कम हो गई थी। अब भी यही उम्मीद है कि अगर सिंध लेवल पर हो या नेशनल लेवल पर होगा तो एक कॉम्प्रीहेंसिव सिलेबस देंगे वो, जिसमें इस बात का भी ख्याल होगा कि जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस इस साल हैं और जिसमें हम बच्चे सेकेंड ईयर वैसे भी पूरी नहीं पढ़ रहे, तो उसको देखते हुए, और वो ऑब्वियसली जैसे कि हम इस वक्त अप्रोच कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कोई सिलेबस नहीं बताया, कि कम से कम कोई चीज़ आपको ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। ये हो सकता है कि जो कर रहे हैं उसमें से भी कुछ टॉपिक कट जाए नेशनल कैरिकुलम में, वो बात की कहानी होता है, एमटेट में हो ही रहा है। लेकिन ये जो अब एक ही यू में आप आ गए हैं स्पेशल यूनिवर्सिटी, यहाँ ऐसी कोई खुशगवार यादें नहीं है। हमेशा से आ खान यूनिवर्सिटी का सिलेबस होता था जो उनके अपने बोर्ड का, के बोर्ड का इंटर का सिलेबस है, और वो सिलेबस ए लेवल से काफी हद तक मैच करता है, और इंटर से तकरीबन हर चैप्टर में छोटी छोटी सही मगर कुछ चीजें एडिशनल है। जहां तक आप नॉर्मली पढ़ते थे इंटर में कराची बोर्ड में, टॉपिक्स वही हैं, लेकिन हर टॉपिक जहां आप फिनिश कर देते थे उससे थोड़ा सा आगे है। इसका नतीजा ये होता है कि जब इंटरमीडिएट बोर्ड के बच्चे प्रिपरेशन करते हैं आखान की, तो ऑब्वियसली उन्हें अपने सिलेबस पर कमांड होने के साथ साथ वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी आने चाहिए। दूसरा मिसफॉर्चून ये होता था कि आम तौर पर ये अपना टेस्ट अप्रैल और मई में ले लेते थे, बल्कि जहाँ तक मुझे याद है, काफी उससे पहले की वो तो बात है, हमारे इंटर का इम्तिहान होने से पहले ले लेते थे। तो अब जिस बच्चे ने अभी इंटर की तैयारी नहीं की है, वो एक्स्ट्रा तैयारी वाला आसान का टेस्ट कैसे देगा? नतीजा ये होता था कि ये इम्तिहान जो है, कहीं बिटवीन द लाइन जुमला हो जाता था कि अनअनाउंस्ड इंटरमीडिएट बच्चों के लिए था ही। इसमें अपेयर भी ज्यादातर ए लेवल्स वाले होते थे, और सक्सेस रेट भी उन्हीं का ज्यादा है। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खिलाड़ी बीच में आ जाएं, जैसे डॉक्टर सफीउद्दीन सिद्दीकी साहब हैं हमारे सीईओ, उनके दोस्त थे डॉक्टर शिराज शपूर, काफी अर्से तक हमारे सेंटर में पढ़ा भी चुके हैं। ये एक्सेप्शनल लोग थे जिन्होंने 90s में, जब ये वाकई ऐसा होता था, उस जमाने में अल्लाह जाने क्या खाया था क्या किया था, तैयारी भी नहीं होती थी उस जमाने में, तो वहीं से उन्होंने ना सिर्फ ये पेपर क्लियर किया बल्कि वहाँ एडमिशन भी लिया और वहीं से डॉक्टर बने। लेकिन ये फैक्ट है कि ये नंबर ऐसे ही होता था कि इंटरमीडिएट बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे, मतलब वो हजारों और लाखों में एक होते थे। 1995 आखान कॉलेज,
इसको हम कहते हैं आखान हायर सेकेंडरी स्कूल AKHSS। 96 में वहाँ मैंने पढ़ाना शुरू किया। यानी जब मैंने वहाँ पढ़ाना शुरू किया तो उनका जो पहला बैच 95 में था वो सेकेंड ईयर में आ गया। तो उनका जो पहला सेकेंड ईयर का बैच था, इसका मतलब वो मैंने पढ़ाया। और चूंकि वो पहला सेकेंड ईयर का बैच था, तो आई स्टिल रिमेम्बर कि उस जमाने में आखान यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन एडमिशन की इंचार्ज होती थी लैला डोसा, एक खातून, अल्लाह जाने अब जिंदा है या नहीं है, आई डोंट नो। वो खास तौर पर उन्होंने आखान हायर सेकेंडरी स्कूल में एक वर्कशॉप रखी। पहला बैच था, इसलिए उस बैच में मौजूद 96 प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को ये गलत फहमी थी कि आखान कॉलेज खोलने का पर्पस ये है कि जो यहाँ से मेडिकल में इंटर करेगा उसे ये लोग खुद गाड़ी में बिठाकर आखान यूनिवर्सिटी में छोड़ देंगे, जाओ बेटा तुम्हारा दाखिला हो गया। इसलिए वो बड़े कॉन्फिडेंट थे। और फिर जब हमने ये अनाउंस किया कि हम आपको गाइड करने के लिए कि हाउ द एडमिशन प्रोसेस विल बी कैरिड आउट और हाउ कैन यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एंट्री टेस्ट, उसके लिए आसान से ही हमने एक बुलवा ली है खातून और वो आपको पूरी ब्रीफिंग देंगी। तो उन्होंने कहा बस समझो यहाँ तो हमें पेपर ही पता चल जाएगा। तो वो हुआ 2 घंटे का सेशन और उसमें उन्होंने सारी तफसीलात बताई कि आपको क्या एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, वही सब जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। और एक तारीखी जुमला उन्होंने कहा आखिर में जाते हुए, आई वॉन्ट टू सी ऑल ऑफ यू एट AKU। शेर हो गया ये, आई वॉन्ट टू सी ऑल ऑफ यू एट AKU। और बच्चों ने वो तालियां बजाई, वो चली गई। उसके बाद मुझे शुक्रिया अदा करना था। मैंने ये कहा कि बेटा बात ये है कि आगा खान कॉलेज में उस वक्त भी और मेरे ख्याल में आज भी 80 सीट्स हैं टोटल, और इस हॉल में मौजूद थे बच्चे 96। मैंने कहा मैं नहीं समझ पाया कि 80 सीट्स पे 96 का एडमिशन कैसे हो रहा है, जो आप इतने खुश हो रहे हैं। तो बात समझे बगैर ना खुश हूँ। नतीजा ये हुआ कि जब उनको हमने बाकायदा तैयारी भी कराई उन्हीं बातों की रोशनी में जो हमें बताई गई थी, और बच्चे भी अच्छे थे, ऐसा भी नहीं था, लेकिन फैक्ट ये निकला कि सिर्फ 2 बच्चों का दाखिला हुआ, ओनली 2 आउट ऑफ 96, सिर्फ 2 बच्चों का दाखिला। ये पूरी बात मैंने आपको इसलिए बताई है कि मैं ये नहीं चाहता कि इस ग्रुप में महज शौक की बुनियाद पर, और वो होता है ना तफरी वालों, देखो सामने रश लगा हुआ देखते हैं क्या हो रहा है, ऐसे अगर अगर आप बैठे हैं तो यार आप अपना और इस ग्रुप में जो संजीदा बच्चे होंगे उनका वक्त बर्बाद करें, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट अंदाज की तैयारी होगी, ये नॉर्मल एमटेट नहीं, ठीक है ना। और आपको भी इसके लिए अपने एफर्ट्स निकालने पड़ेंगे, अलग से टाइम निकालना पड़ेगा इफ यू आर सीरियस। क्योंकि बहरहाल जब भी हम AKU की प्रिपरेशन कराते हैं ना, तो ये बात फैक्ट है कि 2 तरह के बच्चों से हम यहाँ से वो खाते होते हैं। एक वो होते हैं जो बहुत ज्यादा, जिनका एम है कि नहीं मैंने तो इधर ही दाखिला लेना है और मैं टेस्ट क्लियर करने के बाद मेरे पेरेंट्स मेरे पूरी तरह तैयार हैं, उन्हें पैसों का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है आखान यूनिवर्सिटी एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी, ठीक है, वहाँ कुछ स्कीम्स ऐसी हैं स्कॉलरशिप वगैरह की, लेकिन फिर भी ओवरऑल इट टेक्स मनी। तो वो तैयार है, वो बच्चों का एक फ्रैक्शन है और वो तो है। और अगर अल्लाह ना करे नहीं हुआ तो फिर उन्होंने प्लान बी में और चीज़ें रखी, लेकिन उनका प्लान ए यही है। और फिर एक अच्छी तादाद उन बच्चों की है जो होती है, इस ग्रुप में भी होंगे, जो एडमिशन लेंगे या नहीं अभी उन्होंने डिसाइड नहीं किया, वो वेट एंड सी पर देखेंगे सर, इरादा तो है देखेंगे। वो बच्चे हैं जिनका प्राइम मकसद ये है कि चूंकि इसका पेपर होने के चांसेस हमेशा की तरह ये कि ये पहले हो जाएगा, अभी उन्होंने अनाउंस नहीं किया लेकिन पहले हो जाएगा, तो हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। हमेशा की बात है, पूरी दुनिया में कोचेस यही करते हैं कि अगर उन्होंने अपने खिलाड़ी को एक ऐसे कंपटीशन में दौड़ाना है, फर्स्ट करें रेस करानी है जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड 10 सेकंड का है, तो वो कोशिश करेंगे कि वो प्रैक्टिस में 9.5 सेकंड में चीज़ कंप्लीट करें। यानी वो हमेशा टारगेट आगे रखेंगे ताकि एक्चुअल इवेंट में वो हल्का टारगेट अचीव कर सके। तो अगर कोई बच्चा बहुत संजीदगी से अपने आप को एक टफ एग्जाम के लिए तैयार करता है, फिर वो चाहे उस जगह दाखिला ले ना ले, लेकिन वो उसकी स्किल्स इतनी अच्छी हो जाती है कि फिर नॉर्मल एमकेट का टेस्ट की फीलिंग बहुत ही अलग है। दैट इज दैट। ये दोनों बच्चे बहुत जबरदस्त हैं, अगर दोनों में से कोई भी इस जगह ग्रुप में तो वो तो है। लेकिन एक तीसरी टाइप वो है जो इस किस्म के किसी एम्बिशियस में नहीं है, वो बस उसने कहा देख लेते हैं, और वो संजीदा भी है। तो जो पढ़ेगा नहीं और सिर्फ सुनता रहेगा, कभी आएगा कभी, तो फिर वो वेस्ट करता है, उसमें मजा नहीं आता।
तो अब ये सब चीजें आपको बताने के बाद आपको ये बताना है कि हम कैसे तैयारी करें, क्योंकि हमारी दिन हफ्ते में जो क्लासेस इसमें होंगी ऑब्वियसली उसमें ये तो नहीं है कि आप पैरेलल हम पूरा सिलेबस यहाँ पढ़ा देंगे, क्योंकि हम एमकेट में ही पढ़ा रहे हैं। तो जो हमारा पर्पस है इस क्लास का वो ये है कि नॉर्मल एमकेट की तैयारी हो रही है, उसमें हम एमसीक्यूज की तैयारी करा रहे हैं और उसमें वो टॉपिक्स रिव्यू कर रहे हैं जो इंटर में है। यहाँ हम उन टॉपिक्स को रिव्यू करेंगे विद लिटिल एडिशंस जो सिर्फ एक ही है ना। तो हम सिर्फ एक ही यू वाले टॉपिक्स यहाँ कवर करेंगे ताकि मिला के दोनों तैयारी नंबर 1। और ऑब्वियस सी बात है अगर हम बीच में से टॉपिक लेकर शुरू करेंगे तो ऐसा तो नहीं है ना, उसको समझने के लिए थोड़ा तो बैकग्राउंड देना पड़ेगा, तो वो भी हम देंगे। लेकिन ऐसे करेंगे हम कि जो नॉर्मल टॉपिक्स जो हमें पता है कि इंटर में भी हैं और या तो हम कर चुके हैं या हमने कुछ ईयर से बात करने, तो उनको नहीं छेड़ेंगे। हम स्पेसिफिकली उन टॉपिक्स पर फोकस करेंगे जो नए हैं। और अब तरीका मिसाल हमने एक चैप्टर 2 फर्स्ट ईयर का पिक किया जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैसेस है। अभी फर्स्ट ईयर का टॉपिक नॉर्मल एमकेट में नहीं हुआ है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो टॉपिक इंटर में थे वो आपको देखेंगे और जो नए हैं वो हम कराएंगे और फिर दोनों के मिला के हम आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे जरा स्टैंडर्ड किस्म के एमसीक्यूज के साथ। अब ये वो वाले एमसीक्यूज नहीं होंगे कि फॉर्मूला ऑफ मीथेन इज डैश और ऑप्शन CH4 काले, ऐसे नहीं होंगे, टेढ़े मेढ़े सवाल होंगे। इसलिए हम बढ़ते हैं आगे तो हमें अंदाजा होगा कि सवालात का स्टैंडर्ड अच्छा है और साथ ही साथ आप लोगों के एफर्ट्स कम से कम ये जरूर होने चाहिए ताकि चीजें कम टाइम पे हो। अगर हम ये कह रहे हैं कि हम इंटर वाले टॉपिक यहाँ नहीं तो हम अपनी रेगुलर क्लास में करा रहे हैं ना, और इसलिए ताकि यहाँ हमें जो टाइम मिले वो नए टॉपिक्स पे लगे, क्योंकि नए टॉपिक रिवाइज नहीं करवा रहे होंगे, वो पढ़ाना भी है तो आपको पता ही नहीं है, सो दैट विल टेक टाइम ना। तो ये समझना है आपको कि इस तरह आपका कॉपरेशन चीजों को ज्यादा फ्रूटफुल बनाएगा। और दूसरी चीज ये है कि यस हम भी क्वेश्चन बैंक आपको देंगे, हम भी आपकी प्रैक्टिस कराएंगे, बट वी नीड योर इनपुट ऑल्सो। और आपको भी ये जरूरत होगी सर कहाँ से तैयारी कराएं। तो एक मशहूर जुमला जो हमेशा था आसान वाले कहते रहते हैं, उनकी गाइडलाइन है सेट। ये एग्जाम सिस्टम है एक सेट, सब जानते होंगे। तो इसकी केमिस्ट्री की हर सब्जेक्ट की अलग बुक आती है, तो केमिस्ट्री सेट केमिस्ट्री जो है अगर आप चाहें तो ले लें, तो आप इंडिपेंडेंट होके भी कुछ तैयारी कर सकते हैं। अदरवाइज जब मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ तो यस आई विल कंसीडर दिस एज वेल। मेरे पास जो क्वेश्चन बैंक पूरा बना हुआ है 95 से बना हुआ है, तो 95 में पहली दफा जब ये तैयारी कराई थी तो ये जुमला हमसे कहा गया था और आसान की लाइब्रेरी में सेट की उस वक्त की बुक्स रख दी गई थी। जैसे हर ईयर होता है तो आप बिल्डिंग हुई और हमने तमाम चैप्टर्स के क्वेश्चंस बनाए थे उस वक्त, वो स्टिल मेरे पास है और उसमें वक्त के साथ साथ बहुत सारा एडिशन हो चुका है। तो एक बड़ा बैंक मेरे पास मौजूद है जिसमें सिलेक्ट करके आपकी तैयारी कराऊंगा। ये एक है। प्लस जो रिसेंट टाइम्स में हमने देखी है एडवांसमेंट, इसके अलावा वो है ए लेवल्स। और मेरा ख्याल है कि उससे पहले मुझे लिख देना चाहिए ओ लेवल्स। जब मैंने एमकेट की तैयारी शुरू की थी, आपकी करवाई थी, हर दफा ये कहता हूँ, तो मैंने उस वक्त भी ये जुमले कहे थे। आप में से जो बच्चे ऐसे होंगे जो ओ लेवल बैकग्राउंड से थे और अब इंटरमीडिएट कर रहे हैं तो उनको भी अंदाजा है, और जो अब भी इस वक्त भी हो सकता है इस ग्रुप में ऐसे भी हों जो ए लेवल्स के हैं, वो तो एडवांटेज पर आए हुए हैं इस वक्त, तो उन्हें अंदाजा है कि उनकी अप्रोच में और इंटरमीडिएट बच्चों की अप्रोच में कितना फर्क है। और बाकी बच्चों को अंदाजा हो जाएगा कि वो सिर्फ एक कोई सा एक पेपर जो ओ लेवल्स का, ए भी नहीं, ओ लेवल्स के एमसीक्यूज का कोई सा एक पेपर निकालें और उसे सॉल्व करके चेक करें व्हाट इज योर लेवल, बिकॉज ओ लेवल्स मैट्रिक्स से इक्विवेलेंट है। आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं आसान के पेपर की, वो इंटर भी नहीं, इंटर प्लस है। तो आप सोचिए अगर आपका ओ लेवल वाला बैकग्राउंड या उसकी अप्रोच में अगर आप बिहाइंड है तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। और इसके लिए कहाँ से आएगा पेपर, हर बच्चे को ये होता ना। तो ये तो मैंने दे दिया अगर ये इसकी बुक्स मिलती हैं, लेकिन शॉर्टकट बता देता हूँ, ओ और ए लेवल्स का हर बच्चे के हाथ में आ जाएगा। जस्ट डाउनलोड फ्रॉम योर ऐप स्टोर रोफ पेपर, ये एक ऐप है,
जो आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं और इस रोल पेपर में ओ और ए लेवल्स के तमाम सब्जेक्ट्स के पिछले 20 सालों के सारे पेपर विद सॉल्यूशन मौजूद हैं। तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो ऑप्शन आएगा कि आप ओ लेवल्स देखना चाहते हैं या ए लेवल। पहले ओ लेवल पे जाइए, फिर सब्जेक्ट्स की लिस्ट आ जाएगी, तो उसमें केमिस्ट्री भी है, उसमें बायोलॉजी भी है, उसमें फिजिक्स भी है। तो आप मेरे लिए तो केमिस्ट्री पे जाइए, तो उसमें सारे एयर्स लिखे हुए आ जाएंगे। अब इनके जो पेपर्स होते हैं उसमें पेपर 1 नंबर होगा, पेपर 1 वो एमसीक्यूज का होता है, पेपर 2 थ्योरी का होता है, पेपर 3 और 4 प्रैक्टिकल्स के होते हैं, तो उनसे हमें कोई लेना देना नहीं। पेपर 1 है और कुछ ईयर्स में ऐसा है कि डबल नंबर होंगे रीजन के हिसाब से, तो पेपर 1-1 होता है या पेपर 1-2 होता है। ये रीजन है कि एक साथ 2 एमसीक्यूज के पेपर पूरी दुनिया में ये बनाते हैं। इंडो पाकिस्तान रीजन के लिए अलग बनता है और यूरोपियन रीजन के लिए अलग बनता है, क्योंकि उनके टाइम में फर्क है ना, तो नकल हो जाती है इसलिए। तो बहरहाल ये दोनों एमसीक्यूज के पेपर होते हैं। तो आपको इससे क्या कि कौन कहाँ हो रहा है, आपको तो इस बात से दिलचस्पी होगी ना कि आपके प्रैक्टिस हो सके। तो मेरा इस वक्त आज का पहला कहना ये है कि आपकी सीरियसनेस और आपको खुद को ये अंदाजा होगा कि सर जो बातें कह रहे हैं उसके लिए हमें कितना अलर्ट होना चाहिए कि आप रैंडमली, देखा ना 20 साल के पेपर है और हर साल 2 पेपर होते हैं, एक नवंबर जून में, मई जून में होता है और एक अक्टूबर नवंबर में होता है। इसका मतलब कम से कम आपको 40 पेपर्स मिलेंगे और पिछले 7-8 सालों में हर साल 2-2 पेपर हुए हैं, तो मोर देन 50 पेपर्स अवेलेबल होंगे आपके पास सिर्फ ओ लेवल्स के। हर पेपर में 40 एमसीक्यूज हैं, दे आर क्वालिटी क्वेश्चंस। तो एक कोई पेपर लें, सॉल्व करें, आंसर्स भी साथ मौजूद होती है, क्रॉस चेक करें और देखें कि आपने 40 में से कितने मार्क्स लिए। 5 या 6 क्वेश्चन हर पेपर में ऐसे हो सकते हैं जिनका ताल्लुक ऐसे टॉपिक से है जो आप इंटर में नहीं पढ़ते, जो आप 9-10 में भी नहीं पढ़ते, तो उनका आपको कोई आइडिया नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हुए तो उस पर कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो बाकी बल्क है ऑलमोस्ट 35 आउट ऑफ 40 वो हो जाने चाहिए। नहीं होंगे, उस बच्चे के जो प्योर इंटरमीडिएट बैकग्राउंड का है, जो ओ लेवल बैकग्राउंड का था या है, तो वो तो ऐसी बात है, तो आदत है, वो तो तैयारी इसी से की है, नहीं होंगे। तो क्या इसका ये मतलब है कि वो निकम्मे बच्चे हैं? नो, नॉट एट ऑल। तो शायद उन बच्चों से ज्यादा ज़हीन है जो ओ और ए लेवल्स करके आए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर क्यों होगा? तो ये वो वजह है जिस वजह से ये क्लास हो रही है, और वो है अप्रोच। आप जिस चीज को, अब जैसे कहते हैं ना वॉली, वो एक होता है बेसबॉल और एक है क्रिकेट, ऑलमोस्ट एक ही अंदाज से खेली जाती है, लेकिन दोनों के मतलब रूल्स रेगुलेशन में फर्क है। तो एक ऐसा खिलाड़ी जो बेसबॉल का चैंपियन है, उसको ला करके आप क्रिकेट में खड़ा करते हैं, वो नहीं चलेगा, अलग कहानी है यार। और हमारा वाला वहां चले तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि जिस चीज की उन्हें आदत है वो तो उसी तरह खेलेंगे। तो इसी तरह आपको चूंकि इस बात की आदत नहीं है कि आप एमसीक्यूज को लॉजिकल अंदाज में करें, हमारे अनफॉर्चुनेटली 9 से लेके सेकेंड ईयर तक हर पेपर में एमसीक्यूज अब आने लगे हैं, लेकिन वो मेमोराइज्ड अंदाज के एमसीक्यूज हैं, फैक्चुअल नॉलेज वाले, जिसमें अकल कम इस्तेमाल करनी पड़ती है और स्ट्रेट फॉरवर्ड एक तरह से नॉलेज की एग्जामिनेशन होती है कि आपको आता क्या है, आपने याद क्या किया, वही कह लीजिए। आप न्यूमेरिकल भी देते हैं तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड सीखे, जबकि जो क्वेश्चंस आप एकेयू में एक्सपेक्ट करते हैं उसकी मैं एक की नजर देखेंगे तो आप अंदाजा होगा, उसमें जो चीजें नहीं आती जिसकी आपको आदत थी। मिसाल के तौर पर इंटरमीडिएट के बच्चे को ये आदत नहीं है कि ग्राफ के ऊपर ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन करें। आपको क्वेश्चन में कोई ग्राफ दिया हुआ हो और आप उसकी इंटरप्रिटेशन करें, उसमें से नॉलेज एक्सट्रैक्ट करें और उसकी बेस पर जवाब दें। हमें इसकी आदत नहीं है। हो जाएगी ना भाई, 2 8 10 12 सवाल करेंगे, हो जाएगी। तो ये थोड़ी है कि अकल की कमी है, प्रैक्टिस और एक्सपोजर की कमी। एक्सपोजर मिलेगा तो आ जाएंगे। हमारे क्वेश्चंस अब अमूमन टेबुलर फॉर्म के नहीं होते, टेबल्स नहीं बने होते। टेबल्स में डाटा होता है, डाटा इंटरप्रेट किया जाता है, ट्रेंड्स देखे जाते हैं, हम इसकी आदत नहीं। सवाल कराएंगे, आदत हो जाएगी। तो ये जो इसी तरह पिक्चर्स
पिक्चर्स देकर क्वेश्चन मैंने देखा, मॉडल क्वेश्चन हमें मिला है हमारे इंटरमीडिएट वाला सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर, 50-50 सवाल बोर्ड ऑफिस वालों ने हमें लिख करके दे दी, एक क्वेश्चन में पिक्चर नहीं है। एपरेटस की तस्वीर होती है, कंसर्न प्रोसेस का डायग्राम बना हुआ होता है और उसके ऊपर बेस करते हुए क्वेश्चंस बनते हैं। ये कॉमन है एकेयू में, हमें इसका भी अंदाजा नहीं है। तो बेसिकली ये है वो चेंज जो इन क्लासेस में हम लाएंगे। दैट्स व्हाई मैंने आपसे कहा कि मेरा फोकस होगा सिर्फ उन टॉपिक्स पर जो स्पेशल टॉपिक्स हैं खान बोर्ड के, क्योंकि अगर मैं इधर भी वही बातें इंटर वाली करना शुरू कर दूंगा तो फिर फर्क क्या रह जाएगा ना, फिर तो टाइम भी बहुत ज्यादा, इनको ज्यादा टाइम चाहिए। ठीक हो गई बात। तो ये है बैकग्राउंड सारी बातों का, और अब हम बाकी बैकग्राउंड पढ़ाते वक्त दे दिया करेंगे। फर्स्ट, चूंकि सेकेंड ईयर की तैयारी ऑलरेडी एमकेट वाली नॉर्मल क्लासेस में भी हो रही है, सेकेंड ईयर हम नॉर्मल क्लासेस में पढ़ भी रहे हैं, हर तरफ सेकेंड ईयर ही चल रही है, इसलिए इस क्लास को हम फर्स्ट ईयर से शुरू करेंगे। ठीक है, अब आप भी माशाल्लाह हालात देख ही रहे हैं। ठीक है, आपको थ्योरी का भी पेपर देना है सेकेंड ईयर का, वो भी आपका कंसर्न है, लेकिन अब बहुत ज़रूरी है कि डबल एक्शन ब्राइट हो जाए आप, खासतौर पर जब आप इतने एम्बिशियस हैं कि आप तो नॉर्मल यूनिवर्सिटी से हटकर वाले कर रहे हैं, तो फिर कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर मैं ऐसा ना करूं और मैं इधर भी सेकेंड ईयर ही शुरू करूं, एक तो चीज़ें रिपीट होना शुरू हो जाएंगी, दूसरा ये कि फिर इसका मतलब होगा कि जब तक हमारी थ्योरी का एग्जाम नहीं हो जाता हम सेकेंड ईयर ही पढ़ें, तो टाइम तो नहीं है इतना। आसान वाले उससे पहले पेपर ले लेंगे तो फंस जाएंगे, और अगर बाद में लेंगे तो बहुत कम टाइम मिलेगा। जो भी सूरत हाल होगी उसमें ये रिस्क नहीं लिया जा सकता, इसलिए फर्स्ट ईयर पहले। ठीक हो गई बात। फर्स्ट ईयर पहले, और फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर नाम बना फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। पूरा बनता है इंट्रोडक्शन टू द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, मैंने ऐसे लिख दिया। इसमें हमारी इंटर की किताब में 4 टॉपिक्स थे। सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें ही आता है एरर, दूसरा है एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तीसरा है मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर, और चौथा है केमिकल स्टिचियोमेट्री। के बोर्ड में ये टॉपिक नहीं है, तो सिलेबस उनका मेरे हाथ में है, उसके मुताबिक ये टॉपिक उसमें नहीं है। तो वो इसकी वजह ये है और नहीं है दोनों बातें। उसकी वजह ये है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो बहुत ही एलिमेंट्री टॉपिक है, जो हमारे हिसाब से छोटी क्लासेस में हर एक को आना चाहिए। तो बहरहाल वो एज ए कहना चाहिए कि खास तौर पर एज ए टॉपिक नहीं है, और ना हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें से कोई चीज़ इम्तिहान में आएगी। तो इसलिए इसे हम इंटर पढ़ते वक्त तो जरूर देखेंगे, हमें याद भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ देखने की जरूरत नहीं है। ये 3 टॉपिक्स हैं विद एन एडिशन। केमिकल स्टिचियोमेट्री में हम पढ़ते थे मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम, और लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट, सब चीजें यहाँ है। इनके साथ एक एक्स्ट्रा बन जाता है टॉपिक, और वो है एक्सेस, वो है एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल लीड। थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल लीड का ताल्लुक केमिकल स्टिचियोमेट्री से। अब ये क्या चीज है? जाहिर सी बात है, जब तक आप केमिकल स्टिचियोमेट्री के नॉर्मल क्वेश्चंस रिवाइज ना कर लें, आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल लीड समझ में नहीं आएगी। और इसके लिए जरूरी है कि आपको ये मोल और एवोगैड्रो नंबर, यानी ये पूरा टॉपिक एक दूसरे से मिला हुआ है। एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की चीजें बहरहाल थोड़ी सी हटकर हैं, तो ये हम इंटर के साथ ही पढ़ेंगे, लेकिन ये टॉपिक अब हम कर रहे हैं। हालांकि हमें सिर्फ करना चाहिए थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल लीड। तो मैंने जो अभी आपसे कही कि मैं ऐसा तो नहीं करूंगा कि अगर एक चीज एक्स्ट्रा है एकेयू की तो डायरेक्ट वो शुरू करें, और उसका ताल्लुक अगर पिछले टॉपिक से बनता है तो उनके बारे में कुछ बताएं ना, तो ये ज्यादती होगी।
चूंकि हमारी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के हर न्यूमेरिकल में मोल और एवोगैड्रोस नंबर का कॉन्सेप्ट लगता है, इसलिए अगर मैं इसी की थॉरो कहना चाहिए कि इंट्रोडक्शन के साथ चलूं तो मुझे दो फायदे हो जाएंगे। एक तो ये पहली टास्क चैप्टर नंबर 1 की भी पूरी हो जाएगी, और इसके बाद जब मैं कोई भी और चैप्टर में टॉपिक उठाऊंगा तो इस मोल की वजह से मुझे बहुत फायदा होगा और मुझे बहुत आसानी होगी आपको समझाने में और आपको बहुत आसानी होगी समझने में। दैट्स व्हाई वी स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, और ये जो मैंने आखिरी दो टॉपिक हाईलाइट किए हैं चैप्टर 1 से, इनको हम देखेंगे। सो व्हाट इज मोल? फर्स्ट ऑफ ऑल, अब इसे डेफिनेशंस और रट्टे और उस तरह से नहीं देखना है, लॉजिकल तरीके से देखना है। पहली बात ये है एसआई यूनिट ऑफ amount of substance. What do we mean by amount of substance? देखिए, जब आप किसी भी चीज की क्वांटिटी, हम ये कहते हैं जब आप किसी भी चीज की क्वांटिटी एक्सप्रेस करते हैं, तो साइंस में उसके या नॉर्मल लाइफ में उसके दो तरीके हैं क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के। एक है मास और एक है अमाउंट। सर मास अमाउंट एक ही बात है, अंग्रेजी वाले से पूछें, बिल्कुल इंग्लिश में इनका एक ही मतलब है, लेकिन साइंस में इनका मतलब है। मास से मराद है क्वांटिटी को मेजर करके लिया जाए, क्वांटिटी बाय मेजरमेंट। सो वी मस्ट यूज एन इंस्ट्रूमेंट लाइक बैलेंस, और इसका यूनिट होगा किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, लाइक दैट। अमाउंट है क्वांटिटी बाय नंबर, बाय काउंटिंग। ये है किसी चीज की क्वांटिटी को गिन कर लेना। ऐसे ही ना, बाजार में जाएंगे आप और आपको कुछ चीजें खरीदनी है, तो कुछ चीजों के लिए आप कहेंगे भाई ये 2 किलो आलू दे दें, ये 1 किलो टमाटर दे दें, और फिर कहेंगे 1 दर्जन अंडे दे दें। आप अंडों के लिए नहीं कहेंगे कि 1 किलो दे दें। इसका मतलब है एग्स, अंडे लेंगे तो गिन कर लेंगे। तो दुकानदार भी अब आपके ऑर्डर को सर्व करेगा तो आपको टमाटर और आलू वे करके देगा। उठाएगा कुछ टमाटर, बैलेंस पे रखेगा, वे करेगा, व्हेन इट्स 1 kg वो आपको दे देगा। अब उसमें अगर 8 टमाटर आए, 6 टमाटर आए, वो आपकी किस्मत है। जब आप उससे एग्स लेंगे और कहेंगे 1 डजन, तो अब वो बैलेंस नहीं यूज करेगा, वो काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डजन फॉर 12, और आपको दे देगा 12। अब उनका वे कुछ भी बनता हो। इसका मतलब है यही वो दो तरीके हैं जो नॉर्मल लाइफ में चीजों की क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के हैं। एक मास जिसका यूनिट किलोग्राम है एसआई, और एक अमाउंट जिसको हम क्वांटिटी बाय काउंटिंग कहते हैं। नॉर्मल लाइफ में इसका एक मशहूर यूनिट है डजन, जिसका मतलब है 12, बिकॉज इट रिप्रेजेंट नंबर। और केमिस्ट्री में, साइंस में इसका यूनिट बड़ा महंगा है और वो है मोल। सो जब ये नंबर है काउंटिंग का, तो फिर जैसे डजन का मतलब 12 है, तो मोल का भी मतलब कोई नंबर होना चाहिए। तो मोल स्टैंड्स फॉर अ वेरी ह्यूज नंबर एंड इट इज 6.02 into 10 raised to the power 20। सो जब आप किसी चीज के लिए कहते हैं 1 डजन, तो इसका मतलब होता है वो 12 है। आपने कहा 1 डजन पेंसिल्स, तो सब समझ गया 12 पेंसिल। 2 डजन पेंसिल, 24 पेंसिल्स। इसी तरह केमिस्ट्री में व्हेन आई से 1 मोल, तो आप समझ गए दिस मच नंबर, 1 मोल पेंसिल्स। 6.02 into 10 की पावर 23 पेंसिल्स रखेंगे कहाँ से, तो बहुत ज्यादा है। दैट्स व्हाई नॉर्मल लाइफ में इतना बड़ा नंबर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। एटम्स के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए ये नंबर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो इतनी बड़ी तादाद में हो सकते हैं। और पेंसिल्स, समोसे, ये इतनी बड़ी तादाद में नहीं हो सकते, उनके लिए डजन काफी है। तो उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो नॉर्मल लाइफ में जिन्हें आप देख लेते हैं, उनके लिए डजन इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और केमिस्ट्री की लाइफ में एटम, पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स के लिए जो नजर भी नहीं आते, बहुत छोटे छोटे हैं, उनके लिए ये यूनिट। तो अब इस इंट्रोडक्शन से ये पता चला कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आई हैव 1 मोल ऑफ कार्बन,
तो इसका मतलब हुआ आई हैव 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ कार्बन। अब कार्बन एलिमेंट है, उसके पार्टिकल्स एटम होंगे, तो 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, दैट मीन्स 1 मोल। अब मैं कहूँ 1 मोल ऑफ वाटर, नजर आ रहा है वाटर इज अ कंपाउंड, इसमें दो एलिमेंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिले हुए हैं, और कंपाउंड होते हैं किससे मिलकर बनते हैं, मॉलिक्यूल्स से। तो 1 मोल है तो तादाद वही रही 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अगर आपने कहा 1 मोल ऑफ सल्फेट, सल्फेट इज एन एनाइन, नजर आ रहा है इसके ऊपर -2 का चार्ज है, सो 1 मोल है तो 6.02 इंटू 10⁻23 आइंस ऑफ सल्फर। तो मैंने 3 अलग अलग कैटेगरीज के सब्सटेंस ले लिए, एक एलिमेंट which is made up of atoms, एक कंपाउंड which is made up of molecules, एक आइंस which are made up of ions। केमिस्ट्री में ये 3 ही तरह के सब्सटेंसेस हो सकते हैं which are made up of atoms, molecules और ions। कलेक्टिवली एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं पार्टिकल्स। तो अगर कहीं कंफ्यूज हो जाए इस बात पर कि पता नहीं इसमें एटम है या मॉलिक्यूल है, ये भी तो बहुत सारे बच्चे ना वो एटम मॉलिक्यूल का फर्क नहीं पता हो, तो आप लफ्ज पार्टिकल यूज करते हैं, आप कहेंगे 1 मोल ऑफ कार्बन कंटेन्स 6.02 into 10⁻23 पार्टिकल्स, 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन्स 6.02 into 10⁻23 पार्टिकल्स। लेकिन ज्यादा अच्छा है कि हमें एटम मॉलिक्यूल आंसर पता। नोट करने वाली बात क्या है, इफ यू हैव 1 मोल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस दे आर equivalent to each other in terms of number of particles they have। तो 1 मोल किसी भी चीज का लेंगे तो वो एटम, मॉलिक्यूल, आइंस या पार्टिकल्स के हिसाब से इक्वल है। तीनों चीजों के 1 मोल में इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इन तीनों का मास भी बराबर होगा। कॉमन सेंस से एक सवाल बनाते हैं, अगर मैं केमिकल्स की जगह वो चीजें यहाँ लिख दूं जो मेरी और आपकी नॉर्मल लाइफ में मौजूद हैं, और मैं आपसे कहूं आई हैव 1 डजन ऑफ एप्पल्स, नॉर्मल साइज के एप्पल्स हैं, मेरे पास है 1 डजन ऑफ पेंसिल्स, और मेरे पास है 1 डजन ऑफ ह्यूज ट्रक, खाने पीने की चीजें ना हो, ट्रक है, ट्रक हैवी लोडर ट्रक, तीनों 1 डजन है। इसका मतलब है मेरे पास एप्पल्स कितने हैं 12, आई हैव 12 एप्पल्स, मेरे पास पेंसिल्स कितनी है 12, और मेरे घर के बाहर ट्रक कितने खड़े हुए हैं 12। तो ये तीनों एक लिहाज से बराबर है, और वो लिहाज क्या है, नंबर, तादाद। तादाद के लिहाज से ये तीनों एक दूसरे के बराबर है, लेकिन मुझे बताइए क्या मास के लिहाज से बराबर है। तो सब क्या बात कर रहा है, इसमें सबसे हैवी कौन होगा, ऑब्वियसली ट्रक्स, ग्रेटर मास। सबसे कम मास किसका होगा, पेंसिल्स। ये है पॉइंट, सिंस दीज आर डिफरेंट सब्सटेंसेस, ये नंबर के लिहाज से बराबर है, ये तादाद के लिहाज, ये मास के लिहाज से बराबर नहीं है। सो हाउ कैन आई नो कि 1 मोल कार्बन का मास कितना है, 1 मोल वाटर का कितना है, 1 मोल सल्फेट का कितना है। केमिस्ट्री वालों ने कहा अब इससे एक और बात पता चली, हर एलिमेंट का, हर कंपाउंड का केमिस्ट्री में एक अदद मास होगा। कार्बन का एटॉमिक मास है 12। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कार्बन के 1 मोल का मास कितना है, तो आप उसके एटम के मास को ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए। सो 1 मोल ऑफ कार्बन शुड बी इक्वल्स टू 12 ग्राम कार्बन। एटॉमिक मास का अपना यूनिट होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, और अगर हम लिखें 12 AMU तो इट रिप्रेजेंट 1 एटम। अगर हम लिखें 12 ग्राम तो ग्राम इज अ वेरी ह्यूज यूनिट, तो ये बन गया 6.02 to 10⁻23 एटम। इसका मतलब ये हुआ कि आपको किसी भी चीज के 1 मोल को मास में चेंज करना है, मास इन ग्राम में चेंज करना है, तो लॉजिक क्या है, उस चीज का एटॉमिक मास ग्राम में ले लीजिए। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, अगर वो 12 ग्राम ले लिया जाए तो वो 1 मोल के बराबर है। अब वाटर में क्या करूंगा,
वाटर में ये करूंगा सिंस इट इज अ कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं H2O का मॉलिक्यूलर मास होगा, वो एटम था तो उसका एटॉमिक मास था, ये मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा। और मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूले से निकाला जाता है, और मुझे ख्याल है कि हमने से हर एक को कम से कम ये बात आती होगी, मैं फिर भी दोहरा रहा हूँ। हाइड्रोजन, अच्छा ये सारे एटॉमिक मासेस हर हाल में आपको क्वेश्चन में गिवन होते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 और ऑक्सीजन का है 16। फॉर्मूले को देखा, देर आर 2 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन 1 2 2 हो गया। ऑक्सीजन एक ही है तो ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन 16 हो गया, टोटल हो गया 18। ये जबानी निकालना है, मैंने करके दिखा दिया। सो वाटर का मॉलिक्यूलर मास है 18, अगर मैं इसका भी यूनिट ग्राम बना दूं तो ये 1 मोल के बराबर हो जाएगा। 18 ग्राम वाटर इज इक्वल्स टू 1 मोल। इसी तरह SO4 जो कि आयन है, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है फॉर्मूला मास। सल्फेट के फॉर्मूले से उसका मास निकाले, इसमें सल्फर है जिसका एटॉमिक मास 32 है, वो एक दफा है तो 32। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, वो 4 दफा है तो 16 मल्टीप्लाई बाय 4 इट इज 64, और फिर इन दोनों को जमा कर दिया 96। तो आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे कि 96 ग्राम सल्फेट इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ सल्फेट। इस तरह अब दो बातें आप तक पहुंच गई मोल की। किसी भी चीज का 1 मोल लिखा जाए तो ये आपको दो इंफॉर्मेशन देता है। हाउ मेनी पार्टिकल्स इट वुड कंटेन, ये सेम है 6.02 into 10⁻23। व्हाट शुड बी द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, तो इसके लिए आप उस सब्सटेंस को देखेंगे। अगर वो एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक मास लीजिए ग्राम में, वो कहलाएगा ग्राम एटॉमिक मास। अगर वो कंपाउंड है तो उसका मॉलिक्यूलर मास लीजिए ग्राम में, वो कहलाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और अगर वो आयन है तो उसका फॉर्मूला मास लीजिए ग्राम में, वो कहलाएगा ग्राम फॉर्मूला मास। इस तरह जो डेफिनेशंस बनती हैं मोल की, वो यूं बनती हैं कि ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ एनी substance that contains 6.02 into 10 raised to the power 23 particles, which means atoms, molecules or ions, is called मोल। ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं जिसमें दो फीचर्स हैं। मोल जिस भी चीज का लेंगे उसका मास ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम फॉर्मूला मास के बराबर होगा। और मोल में पार्टिकल्स की तादाद फिक्स है, इट इज 6.02 into 10⁻23। जब भी मैं किसी चीज का मोल कहूंगा आप उससे ये दोनों इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे। ये नंबर 6.02 into 10⁻23 जिस साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया था वो एवोगैड्रो है, उसके नाम पे कहलाता है एवोगैड्रोस नंबर। ये हो गई थ्योरी मोल और एवोगैड्रोस नंबर की। अब असल बात है, इसके आते हैं छोटे छोटे सवालात। और ये सवालात इस तरह से आते हैं कि आप एक नंबर के MCQ के लिए ही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको नॉर्मल, हमारे भी पेपर में जब हम इंटरव्यू लेते थे सवाल, तो मोल के जब क्वेश्चन आते थे न्यूमेरिकल्स, तो ईच कैरीज 1 मार्क, चाहे वो न्यूमेरिकल की सूरत में दे दें या चाहे वो MCQ की सूरत में दे दें। तो इसलिए ये है, इसकी वर्थ ही यही है, और मगर ट्रिकी बहुत है, ठीक है ना। तो हम फौरन क्या करने जा रहे हैं, बेसिक से इजी से शुरू करेंगे और इसे मुश्किल बनाते जाएंगे। तो जनाब जब इजी से शुरू करेंगे तो हमें ये याद रखना है कि मोल को 3 तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। देयर आर 3 बेसिक फॉर्मूलाज फॉर मोल। तीनों को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, इसी डेफिनेशन से बनेंगे, फिक्र मत कीजिए। सबसे पहली बात, पहला फॉर्मूला,
हम मोल निकाल सकते हैं फ्रॉम मास इन ग्राम। अगर हमें मास किसी भी चीज का ग्राम में दिया है और हमें उसका मोल निकालना है तो फॉर्मूला है कि आप मास इन ग्राम को मोलर मास से डिवाइड करते हैं। ये मोलर मास क्या चीज होती है, नाम से जाहिर है, मास ऑफ वन मोल। मोलर मास का मतलब मास ऑफ वन मोल, किसी भी चीज के वन मोल का मास। और किसी भी चीज के वन मोल का मास क्या था, अभी भी तो पढ़ा है। किसी भी चीज के वन मोल का मास या तो उसका ग्राम एटॉमिक मास है, या उसका ग्राम फॉर्म मॉलिक्यूलर मास है, या उसका ग्राम फॉर्मूला मास है। डिपेंड करता है वो चीज क्या है। तो अगर वो एलिमेंट है तो ग्राम एटॉमिक मास इज मोलर मास, अगर वो कंपाउंड है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज मोलर मास, और अगर वो आइन है तो ग्राम फॉर्मूला मास इज मोलर मास। इट मींस ये तीन नाम यूज करने के बजाय हम गलती जगह घेरेंगे, एक लफ्ज जहन में बिठा लें, वो है मोलर मास। तो अब मोलर मास, मास इन ग्राम ऊपर हो, मोलर मास नीचे हो, तो हमें मोल मिल जाएगा। ये है पहला फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले को हम ऑल्टर करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर मुझे मोल गिवन हो और मुझे मास इन ग्राम निकालना हो, तो यही फॉर्मूला ऐसे लिखा जाएगा कि मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। कम से कम इतनी अकल हमें होगी कि फॉर्मूला एक ही है, हम उसे इस तरह भी लिख सकते हैं, इसे दो फॉर्मूले ना समझा जाए। सेकेंड फॉर्मूला है, हम मोल की कैलकुलेशन कर सकते हैं फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस। उस सूरत में फॉर्मूला होगा कि आप मोल निकालने के लिए जो भी आपको एटम, मॉलिक्यूल या आइंस या पार्टिकल्स दिए हैं वो न्यूमरेटर में रखें और उसे डिवाइड कर दें एवोगैड्रोस नंबर से, जिसका सिंबल है Na। एंड वी ऑल नो दैट Na स्टैंड्स फॉर 6.02 × 10⁻²⁰। तो हमें मोल मिल जाएगा। तो दूसरा ऑल्टरनेट ये है कि पार्टिकल्स की तादाद को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करें तो भी मोल निकल आएगा। और इस फॉर्मूले को भी अगर हम रीअरेंज करें और ये कहें कि अगर हमें किसी के एटम्स या पार्टिकल्स की तादाद बतानी हो, तो फॉर्मूला है मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। नंबर 3, ये दोनों तो अभी डेफिनेशन में भी आ गए थे। ये वन मोल का मतलब है एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वन मोल का मतलब है मोलर मास या ग्राम एटॉमिक, ग्राम मॉलिक्यूलर, ग्राम फॉर्मूला। लेकिन ये जो तीसरी चीज है ये नहीं है। ये है कि हम मोल निकाल सकते हैं फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। तो इसका क्या फॉर्मूला है, अगर किसी चीज का मोल वॉल्यूम ऑफ गैस से निकाला जाए तो वॉल्यूम ऑफ गैस रखें न्यूमरेटर में, और जैसे मास इन ग्राम रखकर हम मोलर मास से डिवाइड करते थे, इसी तरह वॉल्यूम ऑफ गैस यूनिट होगा dm³ और इसे हम डिवाइड करेंगे मोलर वॉल्यूम से। अरे भाई, अब मोलर मास तो हम फॉर्मूला देखकर, कंपाउंड सब्सटेंस की नेचर देखकर निकाल लेते हैं, ये मोलर वॉल्यूम कैसे पता चलेगा? तो मोलर वॉल्यूम की वैल्यू एवोगैड्रोस नंबर की तरह फिक्स है। एसटीपी पर मोलर वॉल्यूम की वैल्यू है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। इट मींस आप हमेशा गैस के वॉल्यूम को 22.4 से डिवाइड कर देंगे तो वो मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस फॉर्मूले को अगर हम ऑल्टर करें तो वो ऐसे बन रहा है। नंबर अगर हमें फर्स्ट कर लें मोल से वॉल्यूम निकालना है तो हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस should be equals to mole into molar volume। ये हो गए जनाब तीन फॉर्मूले बेसिक। उन तीनों को ड्राइव करके तीन और शक्लों में भी लिखा जा सकता है। इस तरह ये टोटल कह लीजिए कि 6 रिलेशंस हैं और इन्हीं के गिर्द हमारे बेसिक क्वेश्चंस घूमेंगे। तो इसके अंदर तरीके से एक छोटी सी वजाहत कर दूं, ये जो मोलर वॉल्यूम है, AK बोर्ड वाले कराची बोर्ड की तरह मोलर वॉल्यूम यूज करते हैं एसटीपी पर। एसटीपी इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जिसमें टेम्परेचर 273 केल्विन होता है और प्रेशर 180 एम होता है। तो इसमें मोलर वॉल्यूम की वैल्यू है 22.4 डेसीमीटर क्यूब, जैसे मैंने कहा। लेकिन जो बच्चे ओ लेवल या ए लेवल के बैकग्राउंड से हैं उनको मैं बता दूं, वो अपने सिलेबस में मोलर वॉल्यूम लेते थे
RTP पर। RTP स्टैंड्स फॉर रूम टेम्परेचर प्रेशर, और उसमें टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया जाता है, जो 298 केल्विन होता है। प्रेशर अलबत्ता 180 है। तो चूंकि आपका टेम्परेचर हमारे टेम्परेचर से थोड़ा सा डिफरेंट है, दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ द मोलर वॉल्यूम एट RTP इज 24 डेसिमीटर। तो अगर किसी क्वेश्चन में RTP का रेफरेंस दिया हुआ होगा तो आप 24 को मोलर वॉल्यूम लेंगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ओ लेवल और ए लेवल के क्वेश्चन से, तो ये फर्क आपको नजर आएगा। दैट्स बात है, जवाब सही लाने के लिए आपको फिर 24 को यूज करना। तो आपको दोनों आने चाहिए, लेकिन ये इत्मीनान के साथ कैटेगोरिकली सिलेबस में मेंशन है कि वो लोग STP यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन एहतियातन ये दोनों बातें इसलिए बताऊंगे, जब हम मुख्तलिफ जगहों से प्रैक्टिस करेंगे तो हमें कंफ्यूजन नहीं होगा, परेशान नहीं होंगे। तो अब मेरा काम होगा इन वेरी नेक्स्ट क्लास के हम अब उस क्लास में जब आएंगे तो बातें नहीं, काम ये करेंगे, और काम ये होगा कि विल हैव अ क्वेश्चंस और हम उन्हें करते चले जाएंगे, और ये सारे फॉर्मूले होंगे। तो हमारा इंशाल्लाह ये टॉपिक भरपूर तरीके की प्रैक्टिस के साथ खत्म होगा। तो ये सारी स्लाइड जो हमने आज बताई हैं, ये आपसे भी शेयर कर ली जाएंगी। तो यहाँ हम क्लास खत्म कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।